फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टेंथ क्लास फिजिक्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्या फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स में दो यूनिट है, एक लाइट है और दूसरी है करंट। लाइट जो आती है हमारी 10 मार्क्स की और करंट आती है हमारी 15 मार्क्स की। लाइट प्रकाश जो है 10 नंबर का आता है और करंट हमारा 15 नंबर का आता है। इस प्रकार फिजिक्स हमारी हो गई 25 नंबर की फिजिक्स आती है और 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है फ्रेंड्स, और 25 नंबर की बायोलॉजी। इस प्रकार 25 25 50 70 टोटल रिटर्न का आता है 70 नंबर का, और 30 नंबर का आता है प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इस प्रकार होते हैं हमारे 100 मार्क्स। तो आज हम वेरी क्विकली स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी लाइट स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे लाइट। हम लाइट पढ़ेंगे पहले, LIGHT। लाइट माने होता भाई प्रकाश, बचपन से जानते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइट क्या होती है इसके हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमें किसी भी वर्क को करने के लिए क्या चाहिए। हमें किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मुझे 100 किलो का बोरा लेके 50 किलो का बोरा लेके 100 तो नहीं ले जा पाऊंगा यार। 50 किलो का बोझ लेके मुझे जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है, तो मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मैंने 15 दिन से खाना नहीं खाया कि 50 किलो बोझा ले सकता, नहीं ले जा सकता ना, क्योंकि एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। जब एनर्जी होगी तब ऐसा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी वर्क को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार हमें किसी वस्तुओं को देखना है, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, किसी भी चीज़ को देखने का वर्क कर रहे हैं, तो देखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मम्मी, आप टीवी देख रहे हैं, मम्मी ने आवाज में क्या कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे फटाफट से कि टीवी देख रहा हूँ। मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, तो आपने क्या जवाब दिया कि टीवी देख रहा हूँ। तो टीवी देखने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वो एनर्जी क्या होती है, उस एनर्जी का नाम है लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, उस एनर्जी का नाम है लाइट। तो अब हम प्रकाश की अगर हम डेफिनेशन बोले तो किस प्रकार होगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम जो वस्तुएं देख पाते हैं वो एनर्जी की लाइट एनर्जी की हेल्प से देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होगी प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। इस बात का प्रमाण देंगे हम आपको भी। पहले बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये तो हमने बता दिया लाइट के बारे में। अब बताते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहला गुण है प्रकाश की जो चाल है निर्वात में अथवा वायु में। प्रकाश की जो चाल है C बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हो गया कि 3 के पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसमें से 3 जीरो कैंसिल कर दें हम तो ये हो जाएगा 5 जीरो बचेंगे, 5 जीरो, फिर ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश की जो स्पीड है 1 सेकंड में 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हाँ जी, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब आप सपोज कीजिए कि 1 सेकंड क्या होता है और 3 लाख कितनी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो बहुत ही तेज स्पीड होती है प्रकाश की। तो ये प्रकाश की चाल हो गई निर्वात अथवा वायु में। ठोसों में इससे कुछ कम होती है। जैसे प्रकाश है ना, कांच में के पार निकल के जा रहा है, तो उसमें थोड़ी सी वेलोसिटी क्या कम हो जाएगी, प्रकाश की जो चाल है थोड़ी सी कम हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये होती है निर्वात में अथवा वायु में, और ठोसों में इससे कुछ कम होती है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जो होता है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, वो होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक। ठीक है, पहला गुण क्या था कि प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है।
ऐसे बोल दो, या फिर बोल दो या फिर बोल दो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होती है, राइट फ्रेंड्स। तीसरी बात, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। ऐसा नहीं है कि दीवार के पीछे कोई खड़ा हो जाए तो प्रकाश ऐसे जाए और साइड में देख के वापस लौट आए, साइड में देख के वापस लौट आए, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश का एक सीधी रेखा चलता है, पैच कैसे चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है फ्रेंड्स। चौथी प्रॉपर्टी मैंने बताया परिभाषा में कि प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं नजर आती हैं। इस बात का प्रमाण दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप रात का इंतजार करेंगे, रात होने का, ठीक है फ्रेंड्स। रात में जादू दिखाएंगे हम आपको। तो क्या जादू होने वाला है, आप रात हो गई, सपोज दैट रात हो गई, ठीक है, नाइट हो चुकी है, अब घर के सारे बल्ब हमने बंद कर रखे हैं, तो हमें कुछ दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं बोर्ड में, स्विच ऑन करते ही बल्ब चालू हो जाता है, ठीक है, एलईडी जो भी कुछ है, उसका प्रकाश जब वस्तुओं पड़ता है तो हमको वस्तु नजर आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश की सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी में प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। इस बात का क्या प्रमाण है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। देखिए, ये एक नोटबुक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, नोटबुक है, ये आपको दिख रहा है। इसके पीछे क्या है, जस्ट पीछे, वो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, इस बात का जवाब है आपके पास कि क्यों नहीं दिख रहा। इस बात का जवाब ये है कि जब कोई चीज दिख जाती है, उसके पीछे क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है फ्रेंड्स। जब कोई चीज दिख जाती है तो उसके बाद क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता। अब सपोज हम बात कर रहे थे, जब कुछ दिख जाती है तो उसके बाद क्या होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और डेस्क पर बच्चे बैठे हुए हैं, टेबल पर बच्चे बैठे हुए हैं, तो बच्चों को यदि प्रकाश दिख जाता तो फिर टीचर लोग दिखाई नहीं देते, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब कोई चीज़ दिख जाती है उसके बाद क्या है वो हमें दिखाई नहीं देता। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, हमें वस्तुएं जो दिखाई देती हैं प्रकाश की हेल्प से दिखाई देती हैं। तो प्रॉपर्टी एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात अथवा वायु में, वो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। और वेव लेंथ होती है प्रकाश की, वेव लेंथ जो होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आखिरी प्रॉपर्टी कि प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने पढ़ा लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी, लाइट और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लें, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हमने लाइट पढ़ लिया, लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, और अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आप डेफिनेशन सुनेंगे पहले, फिर हम इसको फोटो के माध्यम से समझाएंगे आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब कोई प्रकाश किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट आता है। टकराकर वापस लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे, ये एक शीशा है जिसमें आप शक्ल देखते हैं, प्लेन मिरर है। ये एक शीशा है जिसमें हम जो अपना थुथरो देखते हैं शक्ल, वो प्लेन मिरर है। तो अभी मिरर नहीं है, ये आर पार नजर आ रहा शीशे में से, ठीक है ना, आपने देखा हुआ आर पार नजर आता शीशा। तो इसके एक तरफ हमने कलई कर दिया है, एक तरफ कलई कर दिया रेड ऑक्साइड हमने, ठीक है। इसके एक तरफ कलई करने के बाद में इसका दूसरा तल जो है ये परावर्तक बन जाता है। इसका एक तरफ तो हमने कलई कर दिया है और दूसरी तरफ क्या किया, दूसरी तरफ कुछ नहीं किया, वो परावर्तक तल बन जाता है। मतलब इधर प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ से वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसे बोलते हैं परावर्तक तल। मतलब दिशा को बदल देना, लाइट की दिशा को बदल देना, ठीक है।
तो ऐसे मान लो ये लाइट आई, ये लाइट आ रही है, जो लाइट गिरती है किसी पे जाके वो आपतित किरण होती है, आपतित किरण। ये मान लो कि सूर्य है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, तो ये आपतित किरण है। अब इस पर पड़ने के पश्चात जिस बिंदु पर गिरेगी उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम फ्रेंड्स आपतन बिंदु। अब पढ़ने के पश्चात ऐसे तो रहेगी, वापस लौट के जाएगी इस डायरेक्शन में। अगर 90 डिग्री पे एंगल पर डालेंगे तो सीधी आएगी और सीधी लौट जाएगी। किसी एंगल से डाला है तो वो सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी मुड़ जाएगी, ठीक है। इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। आप जब छोटे होते थे 4-5 साल के या 6 साल के, तो आप क्या करते थे, शीशा लेकर के ऐसे सूर्य की तरफ करके किसी के मुंह पे फोकस लगाते थे। बस वही प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब प्रकाश की डायरेक्शन को चेंज कर देना, प्रकाश की दिशा को बदल देना, ठीक है फ्रेंड्स। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दो इस तरीके से, ये हमने आपतन बिंदु पर लंब डाल दिया है, इसको बोलते हैं अविलंब। आपतन बिंदु पर लंब जो होता है उसे बोलते हैं अविलंब, ठीक है। तो एक फिर से बताता हूँ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किसी पॉलिशदार अथवा चिकनी तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट आता है। टकराकर वापस लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने फोटो बना दिया है, ये आपतित किरण है, ठीक है। और किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, जिस जगह पर पड़ी जाके उस पॉइंट का नाम आपतन बिंदु है, ठीक है फ्रेंड्स। और पढ़ने के पश्चात डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसका नाम परावर्तित किरण है, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके 2 नियम होते हैं। नियम नंबर 1, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतित किरण तो ये है हमारी, और परावर्तित किरण ये है हमारी, और आपतन बिंदु पर अविलंब ये है। तो ये कितनी चीज हो गई, 3 चीज हो गई। एक तो आपतित किरण होगी, एक परावर्तित किरण होगी, और आपतन बिंदु पर अविलंब, 3 चीज हो गई। तीनों के तीनों कहाँ होती हैं, एक ही तल में होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पहला नियम है। नियम नंबर पहला क्या, एक बार दोबारा बताऊं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, देखो इस प्रकार कि लाइट आ रही है यहाँ से और यहाँ से चली जाए, तो ये फोटो गलत हो जाएगा। जहाँ से आ रही है उस पॉइंट पर पढ़ने का यहीं से चेंज होगी डायरेक्शन। तो ये हमारा प्रकाश परावर्तन का पहला नियम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आप दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे आपतन कोण कौन सा है फ्रेंड्स। तो आपतन कोण कौन सा होता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है उसका नाम है आपतन कोण। एक बार फिर से सुन लीजिए, अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ये हमारा परावर्तन कोण हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। इसका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। किस तरीके से आएगा मैं बताता हूँ आपको। तो एक बार फिर से मैं दोबारा बता दूं कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम होगा। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये इसका क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप करता है मैं बताता हूँ आपको। ये एंगल दे रखा 30 और ये आर पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको तो पता है कि पूरा कितना होता है, ये 90 होता है फ्रेंड्स। ये 90 होता है, ये 30 है, तो ये कितना बचा, ये 60 बचा। ये 60 हमारा आपतन कोण आई है, और उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण आर होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया, प्रकाश पढ़ लिया, प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़ ली, लाइट पढ़ ली, लाइट की प्रॉपर्टी पढ़ ली, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया, एंड इट्स रूल पढ़ लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ लीजिए लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस। लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस माने दीप्त
एवं अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो स्वयं के प्रकाश होने के कारण चमकती हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन बहुत सटीक एग्जाम्पल है सूर्य। सूर्य जो है चमकता है और खुद के प्रकाश से चमकता है, उसको बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। ठीक है, एक बार फिर से, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश होने के कारण चमकती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश होने के कारण चमकती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल चंद्रमा। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, उस पर सूर्य की लाइट पड़ती है, उसकी सहायता से हमको दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चंद्रमा हमारा अदीप्त है और सूर्य हमारा दीप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़ते हैं इमेज। इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चल करके दूसरे बिंदु वस्तु पर जाकर के मिलती है परावर्तन के पश्चात, या दूसरे बिंदु वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है, तब दूसरे बिंदु वस्तु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फोटो बनाने की जरूरत नहीं, वैसे समझाता हूँ कि एक बिंदु ये हमारा पहला बिंदु और दूसरा बिंदु ये हमारा। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चल करके परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु वस्तु पर जाकर के मिलती है, या फिर दूसरे बिंदु वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है। इस तरीके से क्या बता रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चल करके परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु वस्तु पर जाकर के मिलती है या फिर दूसरे बिंदु वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु वस्तु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरे बिंदु वस्तु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट है, तो जब कोई प्रकाश किरण इस पर आएगी, ठीक है, आने के पश्चात क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण चल के आ रही है, ठीक है, पहली वस्तु पड़ी, फिर उसका परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात वो किधर जाएगी, किसी दूसरी डायरेक्शन में गई। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चल करके, मतलब परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु से चल करके दूसरे बिंदु वस्तु पर जाकर के मिलती है अथवा दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तब दूसरे बिंदु वस्तु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का, एक तो होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज माने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो सबसे पहले समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को। तो समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। जब कोई प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से चल करके परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु वस्तु पर जाकर के वास्तव में मिलती है, मतलब दूसरे बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु से चल करके दूसरे बिंदु वस्तु पर वास्तव में जाकर के मिलती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें नोट पॉइंट है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आभासी प्रतिबिंब क्या है? जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु वस्तु से आते ही प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु वस्तु को पहले बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतीत का मतलब आभासी, और जहां वास्तव में जा रही है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु वस्तु पर जाकर के मिलती है वास्तव में, तब उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी में क्या है कि दूसरे बिंदु वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है फ्रेंड्स,
तो पहला क्या था, पर्दे पर लिया जा सकता है रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज जो है आभासी प्रतिबिंब उसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, उसका केवल फोटो लिया सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका केवल फोटो लिया जा सकता है। अब पढ़ते हैं हम आगे। तो अब पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बताने से पहले हम आपको बता ही दें कि आपने जब आप छोटे होते थे तो क्या करते थे मालूम है, एक कोई छोटा सा बर्तन या गिलास लेते थे, एक पाइप लेते थे, ठीक है, अब उसमें सर्फ डाल के घोल लेते थे, घोल के फिर ऐसे बबल उड़ाए हैं आपने, उड़ाए हैं, बहुत अच्छी बात है, उड़ाए हैं तो उड़ाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं उड़ाए तो इससे भी अच्छी बात है, इसमें मैं क्या कर सकता नहीं उड़ाए तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने बबल जो उड़ाए हैं वो कैसे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, अंदर क्या वायु भरी होती है, ठीक है, अंदर से खोखले होते हैं ना, उसी प्रकार से एक कांच का खोखला गोला ले लेना हमें, हमने क्या करना है, उसी प्रकार एक कांच का खोखला गोला लेना है, हॉलो स्फीयर लेना है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से कट कर लो, मतलब कट कर लेंगे तो इसकी शेप इस तरीके से बन जाएगी, और इधर से कट कर लेंगे तो इसकी शेप इस तरीके से बन जाएगी। मैंने इसको काट लिया है, तो ये टुकड़ा अलग रख दिया मैंने काट के, और ये काट लिया वो टुकड़ा अलग रख दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं इस तरफ कलई कर दे रहा हूँ, एक तरफ ऐसे कलई हमेशा राइट साइड में करेंगे, इधर कर दो और इधर कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका नाम है कॉनकेव मिरर, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो गोले दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले के कटे हुए उस भाग को जिस पर एक तरफ कलई करके दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाए, उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। हमने क्या किया, कांच को काट लिया, काटने के पश्चात एक तरफ कलई कर दिए, दूसरा तल परावर्तक बना दिया, तब उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, परिभाषा क्या होगी, गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले के कटे हुए उस भाग को जिसका एक तरफ कलई करके दूसरा तल परावर्तक बना दिया जाए, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण हैव टू काइंड्स, गोलीय दर्पण हैव टू काइंड्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। माने जो कॉनकेव होता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण ये हमने इस तरफ कलई कर दिया तो ये वाला तल कैसा हो गया, परावर्तक हो गया, और इसका ये वाला तल, दोनों ये दोनों कैसे हो गए, परावर्तक हो गए। इस तरफ कलई कर दिया तो ये परावर्तक हो गया, इस तरफ कलई कर दिया ये परावर्तक हो गया, ठीक है। पहचान क्या है अवतल की, अवतल की पहचान क्या है, इसमें परावर्तक जो होता है दबे हुए तल से होता है, और उत्तल की इसमें परावर्तक जो होता है उभरे हुए तल से होता है, ठीक है। ये उभरा हुआ तल है, ये वाला तल है, इसको बोलते हैं उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल, उभरा हुआ तल। तो यहाँ पे परावर्तन जो होता है उभरे तल से होता है, यहाँ परावर्तन जो होता है दबे तल से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमारे दो प्रकार के दर्पण होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, सम टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अभी आपको मालूम है कि ये मैंने दर्पण जो बनाया था, कहाँ से बनाया था, गोले से काट के बनाया था, इसका मतलब यकीनन इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, जो इसका सेंटर होता है, जैसे गोला होता है ना, ये गोला, गोले का ये सेंटर है, ये वाला, इस तरीके से बनाया। तो इस तरीके से इसमें काट लूँ, अलग कर दूँ, ये इस तरीके से अलग कर दूँ ये वाला, तो ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। और इसमें अगर मैंने काट के ये अलग कर लिया तो इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, कांच के खोखले गोले के कटे हुआ एक भाग होता है, ठीक है, ये वाला। तो अभी ये दर्पण बन गया, कलई कर दिया तो दर्पण बन गया, इसका नाम क्या है, M1 M2, M1 M2 कोई अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका जो सेंटर है ये, इसी का नाम क्या है, वक्रता केंद्र है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इधर है,
ये M1 M2 कोई उत्तल दर्पण है, इसका वक्रता केंद्र किधर रहेगा, इधर। इधर से थोड़ी गोला बनेगा, गोला तो इधर से बनेगा ना, ये इस तरीके से ट्याऊं ट्याऊं। तो ये वाला वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो वक्रता केंद्र समझ गए। इसके बाद हमको समझना है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फ्रेंड्स डेफिनेशन क्या है, दर्पण के परावर्तक तल को, दर्पण के परावर्तक तल को नहीं सॉरी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, इसका परावर्तक तल कौन सा, ये वाला। इसका जो मिड पॉइंट होगा, जैसे मान लो 10 मीटर का है, मान लो 10 सेंटीमीटर का है या 10 मीटर का है, तो 5 ऊपर छोड़ दो और 5 नीचे छोड़ दो। जो बीच का जस्ट पॉइंट बचेगा, जस्ट पॉइंट बीच का होगा, वो क्या होगा, वही होगा, क्या होगा, हाँ दर्पण का ध्रुव होगा। करेक्ट आंसर आपको मतलब बम्पर प्राइज मिलेगा इकट्ठा। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या। तो हमने समझ लिया वक्रता केंद्र एंड दर्पण का ध्रुव, अब समझेंगे वक्रता त्रिज्या। तो उससे पहले मैंने अभी एक फोटो बनाया था कि दिस इज M1, दिस इज M2, और मैं इसको इस तरफ कलई कर दिया है। कलई करके ये वाला तल जो है परावर्तक तल बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई एक सेंटर होता है C, इसको सेंटर बोलते हैं C। इसको, इसका नाम क्या है, वक्रता केंद्र, क्योंकि इसका कोई ना कोई सेंटर होगा जिससे गोला बन रहा होगा। ठीक है, वो जो सेंटर होगा उसी सेंटर का नाम क्या है, C, जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और दर्पण के परावर्तक तल के मध्य के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ये तो हमारा वक्रता केंद्र है ये, और दूसरा वाला ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। अब दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं R। ठीक है फ्रेंड्स, परिभाषा क्या रहेगी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इज दैट क्लियर। तो हमने पढ़ लिया वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या। आप पढ़ेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाइयों बहनों, ये हमारा M1 M2 अभी आर पार दिख रहा है, दर्पण नहीं बना फ्रेंड्स। इसको एक तरफ कलई कर दिए हैं। कलई करने के बाद आप जानते हैं अच्छे से कि दूसरा तल जो है परावर्तक हो जाता है, परावर्तक। ये दूसरा तल परावर्तक है और इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसका नाम C है, जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और ये दर्पण के परावर्तक तल के मध्य का बिंदु जो होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये वाली, इनको मिलाने वाली जो रेखा है, उसी रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, इस फोटो में ऐसे समझ लो। और ये भी एक M1 M2, ये हमारा अवतल दर्पण था, ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये फोटो जो है ऐसे बनने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। और दर्पण के, अब इसका परावर्तक तल ये वाला हो गया, ये वाला इसका परावर्तक तल हो गया। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य को बिंदु को, इसका मध्य का बिंदु ये है P, इसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जाती है, उस रेखा का नाम क्या है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया, वक्रता केंद्र समझ में आ गया। जो पॉइंट होता है सेंटर, वो वक्रता केंद्र है। और दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला है मुख्य अक्ष। तो जो किरण दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है उसे बोलते हैं हम दर्पण की अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसके बाद है, इसके बाद दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये M1 M2 और इधर कलाई कर दिया मैंने, तो दूसरा क्या बन गया, परावर्तक बन गया, परावर्तक तल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, परावर्तक तल हो गया। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य के बिंदु को तो हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं,
ये वक्रता केंद्र सी है, इसको मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष है। हम बता रहे हैं दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये दर्पण है तो परावर्तक तल ये वाला है, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, व्यास कौन सा? ये वाला, ये मान लो, ठीक है, ये व्यास है इसका। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एपरेचर ऑफ मिरर। पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल ऑफ मिरर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड एपरेचर ऑफ मिरर। दर्पण का द्वारक एक बार फिर समझ लीजिए, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये ठीक है, इसे बोलते हैं दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जानिए मेन फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? एक बढ़िया सा सुंदर सा फोटो बनाएंगे हम, उसमें दिखाएंगे। तो ये M1 M2 ये कोई अभी क्या है, कांच का खोखला गोले का कटा हुआ भाग है, अभी दर्पण नहीं बना है। दर्पण कब बनता है कि भाई फ्रेंड्स, एक तरफ हम इसके कलई कर दें तब ये बन जाता है दर्पण। क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। और दर्पण के परावर्तक तल के मध्य के बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्य फोकस को। तो इसमें एक नियम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की समांतर चलती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाके मिलती है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर जाके मिलती है तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है। अब इसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये वाली हमारी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। तो मैं बता रहा हूं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण के किसी बिंदु ए पर पड़ने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, देखो मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष ये है और परावर्तित किरण की ये है, दोनों किरणें कहां पर काट रही हैं? इस वाले पॉइंट पर काट रही हैं। इसी पॉइंट को बोलते हैं हम मुख्य फोकस। इसकी विशेषता क्या है कि प्रकाश किरण इसके समांतर कहीं से भी डाल लो, सारी किरणें यहीं से गुजरने वाली है, यहाँ से डाल लो तब भी यहीं से गुजरेगी, और पास से पहुंच जाओ तो इसी पॉइंट से सारी की सारी परावर्तित किरणें एक ही बिंदु से गुजरेंगी, इसीलिए इसका नाम मुख्य फोकस है। सारी किरणें एक ही जगह पर फोकसित होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, मुख्य फोकस है। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मुख्य फोकस कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको? अब हम समझाएंगे आपको फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के लिए क्या है कि ये कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, जिसका नाम मैंने लिख दिया M1 M2, ठीक है। इसके एक तरफ मैंने कलई कर दिया है, कलई करने से दूसरा तरफ परावर्तक बन जाता है। ये इसका ध्रुव है, ये इसका वक्रता केंद्र है। प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जा रही है उस बिंदु का नाम क्या है, मुख्य फोकस है। इसका नाम क्या है, मुख्य फोकस F है। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको फोकस दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये वाली हमारी फोकस दूरी स्मॉल f है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार पुनः सुन लीजिए, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 8 नंबर है फोकस तल। फोकस तल, मुख्य फोकस पर अभिलंब तल को, ये मुख्य फोकस है, इस पर अभिलंब तल इस तरीके से डाल दिया हमने, ये मुख्य फोकस पर अभिलंब तल को बोलते हैं फोकस तल, ठीक है फ्रेंड्स। परिभाषा समझ में आ गई आपके? अब देखिए आगे,